गोल्डन एरा ऑफ लेजेंड्स। सुहानी यादों का सुहाना सफर। हिंदी सिनेमा में कुछ गाने नहीं होते, वो हमारी जिंदगी का, हमारी यादों का एक हिस्सा बन जाते हैं। तो आज हम एक ऐसे ही अमर गीत के पीछे छिपी एक कहानी जानेंगे। एक ऐसी कहानी जो शायद ही किसी ने सुनी हो और जो सच में हैरान कर देने वाली। मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है। सोचिए, ये लाइनें सुनते ही जहन में क्या आता है? दोस्ती, त्याग और एक बहुत गहरा दर्द, है ना? ये वो नगमा है जिसने दशकों तक हम सबके दिलों पर राज किया है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। क्या कभी किसी ने सोचा होगा कि दोस्ती पर बना ये सबसे बड़ा गीत, जिसे मोहम्मद रफ़ी साहब ने अपनी आवाज से अमर कर दिया, वो असल में एक महिला गायिका के लिए लिखा गया था? जी हाँ, चलिए इसी दिलचस्प किस्से की तह तक चलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस गीत की और समझते हैं कि ये इतना खास क्यों है। आखिर क्या है इसमें जो इसे अमर बना देता है? तो ये गाना है 1964 में आई फिल्म दोस्ती का। सोचिए, किसी फिल्म को हिट क्या बनाता है? बड़े बड़े स्टार्स, जबरदस्त कहानी या कुछ और? 1964 में आई फिल्म दोस्ती ने इस सवाल का एक ऐसा जवाब दिया जिसे कोई भूल नहीं पाया। देखा जाए तो दोस्ती का फ्लॉप होना लगभग तय माना जा रहा था और इसकी वजहें भी साफ थी। ना तो कोई बड़ा स्टार था और कहानी भी बहुत सीधी सादी थी। तो फिर इसमें ऐसा क्या खास था? इसका असली सीक्रेट वेपन था इसका संगीत। इतना दमदार कि सारी कमजोरियां छिप गईं। और इस कमाल के संगीत के पीछे थी ये जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आवाज थी मोहम्मद रफी साहब की। इसका संगीत सिर्फ धुन नहीं था, रफी साहब का गाया हर गाना अपने आप में एक पूरी कहानी था। कोई जब राह ना पाए मेरे संग, राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है? जाने वालों जरा मुड़ के दे चाहूंगा मैं तुझे आज सवेरे। और इसी संगीत ने न सिर्फ फिल्म को हिट बनाया बल्कि सच कहें तो इतिहास ही रच दिया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की इस जोड़ी को मिला उस साल का बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड। लेकिन बात सिर्फ एक अवार्ड की नहीं थी, इस जीत ने तो पूरे बॉलीवुड में तहलका मचा दिया था। कहते हैं दोस्ती के संगीत ने उस दौर के बड़े बड़े और स्थापित संगीतकारों की कुर्सी हिला दी थी। तो इस अंडरडॉग फिल्म ने एक नई ही बात साबित कर दी, एक क्रांतिकारी सोच को जन्म दिया। वो ये कि फिल्म का असली स्टार उसका संगीत भी हो सकता है, इतना पावरफुल कि अकेले ही फिल्म को हिट करा दे। ये हमें आज के दौर के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। मेरा तो जो भी कदम है, एक ऐसा गाना जो दोस्ती, कुर्बानी और दर्द का एक तरह से मिसाल बन गया। मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है। इसने इमोशनल गानों के लिए एक नया ही बेंचमार्क सेट कर दिया था। और देखिए, 60 साल से भी ज्यादा हो गए हैं, पर आज भी मोहम्मद रफी साहब की आवाज में ये गीत अटूट दोस्ती का सबसे बड़ा तराना है। इसकी पॉपुलैरिटी में सच कहूं तो कोई कमी नहीं आई है। अब जरा उस फिल्म की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि फिल्म की कहानी भी ठीक इसके संगीत की तरह ही बिल्कुल अलग थी, एकदम लीक से हटकर। देखिए, 1964 की फिल्म दोस्ती का फॉर्मूला क्या था? कुछ भी नहीं। कोई बड़े स्टार्स नहीं, कोई रोमांस का एंगल नहीं, बस दो दोस्तों की एक सीधी सादी दिल छू लेने वाली कहानी। एक दोस्त जो देख नहीं सकता और दूसरा जो चल नहीं सकता। संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और डायरेक्टर थे सत्येन बोस। और कमाल की बात देखिए, इतनी सादगी के बावजूद इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर हंगामा मचा दिया। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 6 फिल्म फेयर अवार्ड्स जीते। इसने एक बात तो साफ कर दी कि एक अच्छी कहानी को हिट होने के लिए किसी बड़े स्टार के नाम की जरूरत नहीं पड़ती। चलिए अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर। वो मोड़ जहां इस फिल्म के सबसे आइकॉनिक गाने को लेकर एक कह सकते हैं एक बड़ा क्रिएटिव झगड़ा शुरू हो गया। तो हुआ यूं कि जब गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने ये गाना लिखा तो उनके दिमाग में सिर्फ एक आवाज थी, बस एक। उन्हें लगता था कि सिर्फ वही आवाज उनके लिखे दर्द को सुरों में ढाल सकती है, और वो आवाज थी लता मंगेशकर की। मजरूह साहब का मानना था कि गाने में जो दर्द है, जो गहराई है, उसे सिर्फ और सिर्फ लता जी की आवाज ही पकड़ सकती है। लेकिन दूसरी तरफ थे फिल्म के डायरेक्टर और म्यूजिक डायरेक्टर्स लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।
वो अड़ गए। उनका कहना था कि भाई गाना तो फिल्म के मेल कैरेक्टर्स पर है, तो इसे गाएंगे भी मोहम्मद रफी ही। मजरू साहब ने इस बात का जबरदस्त विरोध किया। वो तैयार ही नहीं थे। उन्हें पक्का यकीन था कि अगर ये गाना किसी मर्द की आवाज में रिकॉर्ड हुआ तो इसकी रूह ही मर जाएगी। तो अब सवाल ये था कि इस बहस का नतीजा क्या होगा और मोहम्मद रफी साहब ने इस जबरदस्त चैलेंज को कैसे पूरा किया। काफी बहस के बाद मजरू साहब को मना लिया गया। वो मान तो गए, लेकिन शायद दिल से नहीं। खैर, गाना गया मोहम्मद रफी साहब के पास और उन्होंने उस गाने की आत्मा को समझ लिया। रिकॉर्डिंग स्टूडियो में उन्होंने अपनी पूरी जान लगा दी और नतीजा हम सबके सामने है। एक ऐसी यादगार परफॉर्मेंस जिसने गाने के दर्द और दोस्ती के जज्बे को हूबहू पकड़ लिया। ऐसा कहते हैं कि रफी साहब की आवाज उस गाने के लिए दोस्ती, दर्द और कुर्बानी की पहचान बन गई। खरा है दर्द का रिश्ता, तो फिर जुदाई क्या। सच में उन्होंने वो कर दिखाया जिसकी शायद मजरू साहब ने भी कल्पना नहीं की थी। तो आखिर में जरा इस गाने की लेगेसी को देखते हैं और सोचते हैं कि इस पूरी अनोखी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं। तो ये गाना एक तरह का एक्सीडेंटल मास्टरपीस था। ये भारतीय सिनेमा में दोस्ती का सिंबल बन गया। इसने दर्द भरे गानों का एक नया स्टैंडर्ड सेट किया। और हाँ, ये रफी साहब के करियर की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस में से एक माना जाता है। और सबसे बड़ी बात, इस कहानी ने यह साबित कर दिया कि कभी-कभी क्रिएटिव लोगों की असहमति भी कुछ कमाल का बना सकती है। ये गाना इस बात का सबूत है कि सच्ची कला टाइमलेस होती है। जब सही शब्द, सही धुन और एक परफेक्ट आवाज मिल जाती है ना, तो कुछ ऐसा बनता है जो पीढ़ियों तक याद रखा जाता है। लेकिन एक सवाल तो आज भी हवा में है। क्या लगता है, अगर ये गाना लता मंगेशकर गाती तो क्या वो इसके साथ और ज्यादा इंसाफ कर पाती? क्या कला में कोई एक ही सही जवाब होता है? सोचने वाली बात है कि नहीं? अगर ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें